नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि भाई अनार पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में माउंटबेटन योजना और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने अंतरिम सरकार के गठन का अध्ययन किया कि अंतरिम सरकार किन परिस्थितियों में बनाई गई और वो क्यों नहीं चल पाई, तो उसके बाद माउंटबेटन योजना जो है वो प्रस्तुत की गई इंग्लैंड की सरकार के द्वारा। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, वो जो चाहते थे कि अब जो है भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाए, तो उसके लिए उन्होंने माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष। तो इसमें किस तरह के प्रावधान रखे गए थे, आज इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो माउंटबेटन योजना भारत के अंतरिम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। माउंटबेटन लॉर्ड वेवल के स्थान पर वायसराय बनकर भारत आए और वो भारत के आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल रहे उस समय में। जब भारत और पाकिस्तान ने 14 से 15 अगस्त 1947 की रात स्वतंत्रता प्राप्त की, तो माउंटबेटन जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हुए 10 महीने तक नई दिल्ली में ही रहे। और उनका जो है परिवार और दोस्तों के बीच माउंटबेटन का जो नाम था वो डिकी उनको पुकारा जाता था। डिकी बोलते थे उनको प्यार से उनके परिवार वाले और उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो दोस्त थे। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी और इसे 3 जून योजना, डिकी बर्ड योजना या प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो समय रहा, ये वायसराय बने तो लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी को वायसराय चुने गए थे और 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 तक ये वायसराय के रूप में रहे। और इसके बाद जो हम इसमें कह रहे हैं डिकी बर्ड योजना या बाल्कन योजना इसको कहा जाता है। तो बाल्कन योजना क्यों इसको कहा जाता है, बाल्कनीकरण क्या होता है, बाल्कन योजना या माउंटबेटन योजना क्या है? बाल्कनीकरण को एक बड़े क्षेत्र या राज्य का छोटे छोटे क्षेत्रों या राज्यों में विखंडन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात बाल्कनीकरण एक जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देना, उसको विभाजित कर देना छोटे छोटे क्षेत्रों में, उसका विखंडन कर देना, ये इस तरह से परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण या असहयोगी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर ये ऐसा हो भी तो इसका विखंडन किया जाता है। आमतौर पर जातीयता, संस्कृति और धर्म के अंतर और कुछ अन्य कारकों जैसे पिछली शिकायतों के कारण होता है। ये शब्द अपमानजनक माना जाता है और जब किसी संप्रभु तृतीय पक्ष द्वारा प्रायोजित या प्रोत्साहित किया जाता है तो इसका उपयोग ऐसे तृतीय पक्ष राष्ट्रों के विरुद्ध आरोप के रूप में किया जाता है। अर्थात ये जो बाल्कन योजना है, ये माउंटबेटन योजना ही, इसी को ही बाल्कन योजना कहा जाता है। और माउंटबेटन योजना जो है इसमें यही किया गया था शुरुआत में, जो ये इसमें प्रावधान रखा गया था, ये बाल्कनीकरण का प्रावधान था इसके अंदर। और बाल्कनीकरण जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में किसी बड़े क्षेत्र को विभाजित कर देना या विखंडन कर देना, उसको तोड़ देना। और यही इनकी मंशा थी उस समय में अंग्रेज़ों की कि इसको जो है जब भी जाएं तो भारत को टुकड़ों में तोड़ करके जाएं, ताकि यहाँ पे शासन करना भी आसान ना हो और हो सकता है हमें दोबारा यहाँ पे शासन करने का मौका मिल जाए और भारत को उपनिवेश बना के रखना जो है हमारे लिए आसान हो जाए। तो उनका यही एक प्लान हम कह सकते हैं उस समय में था। तो प्लान बाल्कन एक्चुअल में था क्या? प्लान बाल्कन में किस तरह की जो है वो योजना बनाई गई थी, किस तरह के प्रावधान थे? प्लान बाल्कन ब्रिटिशों के जाने से पहले भारत को खंडित करने और विभाजित करने की माउंटबेटन की महान योजना थी, जिसमें सत्ता 1 दर्जन और शायद 13 प्रांतों या 13 भागों में जो है इसको खंडित करने की योजना थी। प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित की गई थी। सत्ता जो है वो 13 क्षेत्रों में विभाजित करके 13 प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित करने की ये योजना थी। और वीपी मैनन इनका पूरा नाम वपल्ला पंगुनी मैनन था। ये संवैधानिक सलाहकार और राजनीतिक सुधार आयुक्त रहे भारत के वायसराय के। ये 3 वायसराय के जो है संवैधानिक सलाहकार और राजनीतिक सुधार आयुक्त रहे थे उस समय में, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल और माउंटबेटन। तो ये वीपी मैनन को पूरी तरह से पता था कि प्लान बाल्कन भारत को नष्ट कर देगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे न तो कांग्रेस पार्टी और न ही मुस्लिम लीग कभी स्वीकार करेगी। तो हुआ भी ऐसा ही।
जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ये पता चला कि ये प्लान बाल्कन जो है वो बनाया गया है अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा या इंग्लैंड की सरकार के द्वारा, तो उन्होंने इससे बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो पहले ही मुस्लिम लीग जो है भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, भारत को विभाजित करने की बात कर रहा है, ऊपर से ये इस तरह की योजना जिसमें बल्कि 2 भागों में नहीं 13 भागों में भारत को खंडित करने की योजना थी, तो इसको तो कांग्रेस कैसे स्वीकार कर लेती। तो ऐसे में हुआ क्या, जो वीपी मेनन जी थे, इनको ये काम सौंपा गया था, मतलब जो कुछ दस्तावेज़ हैं उनके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ, उनसे पता लगता है कि वीपी मेनन जी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी माउंटबेटन जी के द्वारा कि किसी तरह से एक योजना तैयार कीजिए जिसको कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही स्वीकार कर लें, और भारत को अगर आप नहीं चाहते कि ये इतने भागों में विभाजित हो तो किस तरह से किया जाए ताकि मुस्लिम लीग की भी बात रह जाए और कांग्रेस पार्टी भी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह से पूरी रात बैठ कर के कहते हैं वीपी मेनन जी ने एक योजना तैयार की थी। हालांकि उससे खुश वो भी नहीं थे, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि भारत को 2 भागों में विभाजित करना ही ज़्यादा अच्छा है, इसके बजाय कि उसको 13 भागों में हम खंडित कर दें। तो और इससे जो है मुस्लिम लीग भी एग्री करेगी। तो ऐसे में फिर ये योजना बनकर तैयार हुई थी जिसमें भारत को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनी। तो प्लान बाल्कन या माउंटबेटन योजना जो है, मेनन योजना और एक थी योजना बाल्कन। तो ये योजना बाल्कन से मौलिक रूप से भिन्न थी जो मेनन योजना थी, जिसमें 1 दर्जन या अधिक प्रांतीय सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने के बजाय सत्ता 2 देशों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित की जाएगी, ऐसा एक प्रावधान बनाया गया था वीपी मेनन जी के द्वारा। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, और इतिहास में 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि ये जो योजना थी माउंटबेटन योजना, एक्चुअल में ये तैयार वीपी मेनन जी के द्वारा ही की गई थी। तो वीपी मेनन जी जो तकरीबन 1942 से 1947 तक जो है संवैधानिक सलाहकार रहे, और उसके बाद जो है ये 1947 से 1951 तक भारत सरकार के राज्य मंत्रालय में ही सचिव के पद पे भी रहे, और उसके बाद फिर 1951 से 17 जुलाई 1951, 6 मई 1951 से 17 जुलाई 1951 तक ये उड़ीसा के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे। तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उस समय में। तो हालांकि इससे ये खुश नहीं थे कि जो योजना इन्होंने तैयार की थी, तो इसके लिए दस्तावेज़ों से ही ये पता लगता है कि इनको अवार्ड देने की भी बात की गई थी उस समय का जो सबसे बड़ा वो अवार्ड था, लेकिन इन्होंने इसलिए ही मना कर दिया था कि मैंने योजना ज़रूर बनाई है लेकिन मैं खुद ही इससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि उस योजना में भारत के 2 टुकड़े किए गए थे। तो बाकी आगे जा कर के यही माउंटबेटन योजना को बदल दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। तो इस तरह से जो है ये माउंटबेटन योजना, इसके प्रावधानों में भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। तो इस योजना के अनुसार ये कहा गया कि भारत का विभाजन किया जाए भारतीय संघ और पाकिस्तान में। इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए तथा सिंध विधानसभा में वोटिंग द्वारा ये निश्चित किया जाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। इस तरह से जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश थे उनमें और असम के जो सिलहट जिले थे, सिलहट जिला, उसमें जनमत संग्रह कराया जाए, और एक था सिंध विधानसभा क्षेत्र, उसमें वोटिंग द्वारा ये निश्चित करें कि वहाँ के जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो किसके साथ जाना चाहते हैं। और बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें इसे अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बंगाल और पंजाब में वहाँ के जो मुस्लिम बहुसंख्यक जिले थे और या हिंदू बहुसंख्यक जो जिले थे, तो इस तरह से वहाँ की जनता से ना पूछ करके वहाँ पे जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, विधानसभा के जो सदस्य थे, उनकी बैठक बुला करके उनसे ये पूछा जाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाए, और अगर वो भारत में ही रहना चाहता है तो वो भारत में ही रह सकता है। तो संविधान सभा 2 भागों में बंट जाएगी, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को अधिराज्यों का दर्जा दे दिया जाएगा।
तो दोनों को ही डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात यहाँ पे की गई। तो और प्रावधानों में एक प्रावधान ये भी था रियासतों के लिए कि देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता होगी कि वो जिसके साथ रहना चाहें वो रह सकती हैं। अगर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती हैं तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। तो जो भी देशी रियासतें थी उनको ये छूट दे दी गई कि अगर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, वो स्वयं में ही शासन करना चाहते हैं अपने प्रांत में, अपनी रियासत में, तो वो कैसा कर सकते हैं, या वो किसी भी इन दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य के साथ अपनी रियासत को मिलाना चाहें तो वो मिला सकते हैं। अब इसका विश्लेषण अगर हम करें तो किस तरह इन प्रावधानों से किस तरह की जो एक माहौल या कि किस तरह की परिस्थितियाँ बनी, तो इससे भारत को ब्रिटेन से और पाकिस्तान को भारत से आज़ादी पाने में मदद मिली। जो लोग जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और उसके साथ जो मुस्लिम समुदाय था जो चाहता था कि भारत से हमें आज़ादी मिले और अलग राष्ट्र बने, तो इस तरह से इन प्रावधानों से या इस योजना से उनको भारत से आज़ादी मिली और भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों को जल्द से जल्द अपनी सेनाएं भारत और पाकिस्तान से बाहर निकालनी थी। भारतीय नेताओं को सत्ता सौंपनी थी। माउंटबेटन योजना ने दो नए प्रभुत्वों के बीच जनसंख्या के आदान प्रदान की अनुमति दी, जिससे हिंदुओं को पाकिस्तान से भारत और मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल गई। तो इस तरह से जनसंख्या जो है वो इधर से उधर जा सकती थी। ये अनुमति दोनों राज्यों को दी गई। जनसंख्या के आदान प्रदान से दो नए राज्यों के बीच तनाव कम हुआ और बाद में उनके लिए एक दूसरे के साथ शांति से रहना आसान हुआ। ब्रिटेन को किसी हिंसा के उपमहाद्वीप से अपनी सेना वापस बुलाने में सक्षम बनाया इस योजना ने। तो इस तरह से माउंटबेटन योजना को जो है वो लागू किया गया और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार की गई। ऐसे में इसी योजना को जो है फिर बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बदल दिया गया और इसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो भी प्रावधान थे वो माउंटबेटन योजना के ही प्रावधान थे, जो भी थे जितने थे सारे वो उसी योजना के ही प्रावधान लिए गए थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है और इससे भारत में एक नई युग की शुरुआत हुई। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम अधिनियम था और इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था, बल्कि इसके द्वारा माउंटबेटन योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि माउंटबेटन योजना के ही प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। अब प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में और 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया और 18 जुलाई 1947 को पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए और इस तरह से ये अधिनियम जो है वो पास हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और भारतीय स्वतंत्रता की जो बात करें तो ये घोषणा पहले ही हो चुकी थी। जब 1945 में जब ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके जस्ट बाद, और 1945 की बात है, इंग्लैंड में सरकार भी बदल गई थी। क्लीमेंट एटली उस समय में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और उस समय में परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बन चुकी थी कि जो मांग उठ रही थी स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वतंत्रता की, तो वो पूरे भारत से अब मांग उठने लगी थी। और माउंटबेटन ने तो ये कह दिया था कि 22 जून 1948 से आगे भारत में वो रुक ही नहीं सकते, अंग्रेज नहीं रुकेंगे। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की ही बात है जब भारतीय नौसेना के विद्रोह ने अंग्रेजों को उस समय में हिला के रख दिया था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों को भारतीयों की जब मदद की ज़रूरत थी तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को आज़ादी देने की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके अलावा ब्रिटेन पर वैश्विक स्तर पर भी एक दबाव था उस समय में कि वो अपने उपनिवेशों को आज़ादी दे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोल दिया जाए। तो ये भी एक दबाव हम कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा उस समय में प्रस्तुत की गई भारत की आज़ादी को लेकर के। बाद में जाकर के ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को जो यही योजना थी माउंटबेटन योजना, तो या 3 जून योजना, इसको एक अधिनियम के रूप में पास कर दिया गया। और भारत की रियासतों को उस समय में विकल्प, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि विकल्प दिए गए थे, 3 विकल्प उनको दिए गए थे। और
ऐसे ही फिर आगे चल कर के प्रशासन की जब बात आई, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था या विधायी व्यवस्था, उसको उसी तरह से काम करने का आदेश दिया गया था जैसा कि वो पहले कर रही थी। और 7 जून 1947 को विभाजन के लिए एक कमेटी का भी गठन हुआ और जिसे सैन्य और अन्य विभागों के बंटवारे का धारण का जिम्मा दिया गया था। वहीं भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा थी उसको बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई। एक आयोग उस समय में बनाया गया और सर रेडक्लिफ को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि वो भारत में कभी आए भी नहीं थे, उनको ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई। तो सत्ता हस्तांतरण की ये पूरी प्रक्रिया जो थी वो 21 जून 1948 को ये समाप्त हुई और जब सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय और देश के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे और भारत का एक स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बना। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और उस समय में देश एक गणराज्य बना। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई। और ये जो प्रावधान थे वो क्या थे, इसमें किस तरह के प्रावधान शामिल थे, ये तो मैंने पहले ही कहा कि माउंटबेटन जो योजना थी तो उसी के ही प्रावधानों को यहाँ पे रखा गया था। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल को शामिल किया गया और पश्चिमी पंजाब को इसमें शामिल किया गया, सिंध क्षेत्र और बलूचिस्तान इसमें शामिल किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जो हम देखते हैं कि जो अभी खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है, इसको हम उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बोलते हैं, का इसका जो भाग्य जो था वो जनमत संग्रह के परिणाम के अधीन था। बंगाल और असम की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया था और इसके बदले में 2 नए प्रांतों का गठन किया जिन्हें क्रमशः पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था। और असम में जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया कि असम प्रांत में जिला सिलहट के भाग्य का जो फैसला था वो जनमत संग्रह में से किया जाना था। और इसके अलावा पंजाब जो क्षेत्र था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित प्रांत का अस्तित्व समाप्त होगा। 2 नए प्रांतों का गठन किया जाना था जिन्हें क्रमशः पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाएगा। नए प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण और चाहे नियत तिथि से पहले या हो बाद में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सीमा आयोग के पुरस्कार द्वारा किया जाना था, अर्थात सीमा आयोग बना करके ये किया जाना था। नए डोमिनियन के लिए संविधान, नए संविधान के निर्माण के समय तक नए डोमिनियन और उसके प्रांतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शासित किया जाना था और प्रत्येक नए डोमिनियन की सरकार के लिए ये अस्थायी प्रावधान था कि बाद में चलकर जब संविधान बन जाएगा तो संविधान के जितने भी प्रावधान हैं उनके अनुसार आप अपना शासन चलाइएगा, लेकिन तब तक जो है जब तक ये नहीं बन जाता तब तक 1935 के अधिनियम के तहत आप सरकार चलाएं और जितनी भी संसदीय कार्यवाही है वो उसके द्वारा ही पूरी की जाए। और प्रावधानों में क्या कुछ शामिल था, नए उपनिवेशों के गवर्नर जनरल बनाने की बात यहाँ पे की गई। प्रत्येक नए डोमिनियन के लिए क्राउन द्वारा एक नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था जो किसी भी नए डोमिनियन की विधायिका के कानून के अधीन था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त किया जाना था, नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था प्रत्येक राज्य के लिए जो किसी भी नए डोमिनियन की विधायिका के कानून के अधीन किया जाना था। जो भी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था वो उस समय में जो भी संविधान तैयार किया गया और जो भी कानून बनाए गए विधायिका के कानून के अधीन उसको रखा जाना था। दोनों डोमिनियन के गवर्नर जनरल के रूप में एक ही व्यक्ति होगा। ये कहा गया यदि जब तक कि किसी भी नए डोमिनियन के विधायिका के कानून द्वारा इसके विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता तब तक एक ही व्यक्ति दोनों का गवर्नर जनरल हो सकता है। ऐसा कहा गया कि एक ही गवर्नर जनरल हो सकता है जब तक कि कोई प्रावधान ना बना दिया जाए। मतलब कोई भी जो डोमिनियन स्टेट बनी है उसके लिए अलग से एक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने का प्रावधान जब तक नहीं बनता तो दोनों के लिए एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा सकता है। गवर्नर जनरल की शक्तियां, इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार गवर्नर जनरल को ही दिया गया था। क्षेत्र या शक्तियां या कर्तव्यों को लेकर, अधिकारों को लेकर, संपत्तियों की देनदारी को लेकर आदि का विभाजन गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी ही थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनाना, संशोधित करना जैसा गवर्नर जनरल आवश्यक समझे वो कर सकता था। कोई भी परिवर्तन लाने की शक्ति 31 मार्च 1948 तक थी और उसके बाद उसी अधिनियम को संशोधित करने या अपनाने के लिए संविधान सभा के पास अधिकार था। प्रत्येक नए डोमिनियन की सरकार के संबंध में ये एक अस्थायी प्रावधान था। बाद में ये प्रावधान जो थे वो बदले जा सकते हैं जब संविधान बनकर तैयार हो जाए। गवर्नर जनरल के पास किसी भी कानून को सहमति देने की पूर्ण शक्तियाँ थी
तो गवर्नर जनरल के पास अंतिम जो एक सहमति थी वो गवर्नर जनरल की ही होनी थी किसी भी कानून को लेकर के, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। उनकी सहमति के बिना कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता या पास नहीं होता। तो इस तरह की शक्ति जो थी वो गवर्नर जनरल के पास रखी गई। अब नए प्रभुत्वों के लिए जो विधान था, अर्थात जो भी नए राज्य बने भारत और पाकिस्तान, उनके लिए मौजूदा विधायी ढांचे को संविधान निर्माता निकाय के साथ साथ विधायिका के रूप में भी जारी रखने की अनुमति दी गई थी। मौजूदा विधायी ढांचा जो था, विधायिका किस तरह से काम करना था, उसको संविधान निर्माता निकाय के साथ साथ अर्थात संविधान बनाने के साथ साथ विधायिका के रूप में भी जारी रखने की अनुमति थी। अर्थात संविधान सभा जो थी उसके जितने भी प्रतिनिधि थे वही संविधान निर्माण का भी काम करेंगे और वही प्रतिनिधि ही एक संसद के रूप में भी काम करेंगे। तो ऐसा इसमें कहा गया। प्रत्येक नए डोमिनियन की सरकार के संबंध में अस्थायी प्रावधान था। ये भी एक अस्थायी प्रावधान ही था, बाद में बदला जा सकता था। प्रत्येक प्रभुत्व की विधायिका को उस प्रभुत्व के लिए कानून बनाने की पूरी शक्तियाँ दी गई। तो जो भी कानून बनाना चाहे वो विधायिका बना सकती है प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक राज्य की, जिसमें बाह्य क्षेत्रीय संचालन वाले कानून भी शामिल किए थे। तो इस तरह से बाह्य क्षेत्र जो थे उनके संचालन के लिए भी कानून बना सकते थे। नियत तिथि के बाद पारित ब्रिटेन की संसद का कोई भी अधिनियम नए प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में विस्तारित नहीं किया जाएगा। अर्थात नियत तिथि के बाद एक जो तिथि निर्धारित की गई थी, उसके बाद ब्रिटेन की संसद का कोई भी अधिनियम नए प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में विस्तारित नहीं किया जाएगा। अर्थात ब्रिटेन की संसद के द्वारा अब कोई भी कानून भारत के लिए नहीं बनाया जाएगा। ये अंतिम अधिनियम था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि अब इंग्लैंड की सरकार भारत के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी, बल्कि भारत स्वयं ही अपने लिए कानून बनाए। नए उपनिवेशों की विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून और किसी भी कानून का प्रावधान इस आधार पर शून्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि यह इंग्लैंड के कानून के प्रतिकूल है। तो नए उपनिवेशों की विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा और किसी भी कानून का जो प्रावधान होगा वो इस आधार पर निष्क्रिय नहीं हो सकता कि वो इंग्लैंड के कानून के प्रतिकूल है। इंग्लैंड के कानून के प्रतिकूल भी अगर वो हुआ तो वो निष्क्रिय नहीं समझा जाएगा या वो शून्य नहीं समझा जाएगा। प्रत्येक डोमिनियन के गवर्नर जनरल के पास विधायिका के किसी भी कानून को महामहिम के नाम पर सहमति देने की पूर्ण शक्तियाँ थी। तो दोनों राज्यों में से या दोनों डोमिनियन के गवर्नर जनरल के पास विधायिका के किसी भी कानून को सहमति देने की पूर्ण शक्ति थी। वो चाहता तो वो उससे असहमत भी हो सकता था और उससे इनकार भी कर सकता था। वो उस पर सिग्नेचर ना करना चाहे तो वो ऐसा भी उसके पास अधिकार था। तो उसकी सहमति से ही कोई भी कानून जो है वो पारित माना जाता और या लागू माना जाता। तो इस तरह के प्रावधान जो है इसमें रखे गए। अब नए प्रभुत्व की स्थापना के जो परिणाम थे वो किस तरह के परिणाम यहाँ पे दिखाई दिए। महामहिम सरकार ने नए प्रभुत्वों के प्रति सारी जिम्मेदारी खो दी। तो जो सम्राट था, इंग्लैंड की सरकार में जो सम्राट था वो अब उनका कोई भी यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं थी। अब यहाँ पे नया गवर्नर जनरल या नया वायसराय आगे चलकर चुना जाना था। भारतीय राज्यों पर महामहिम सरकार का आधिपत्य समाप्त हो गया। तो भारतीय राज्य जितने भी थे उन पर महामहिम सरकार का अर्थात इंग्लैंड की सरकार का आधिपत्य समाप्त हुआ और अधिनियम के पारित होने के समय भारतीय राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों के साथ लागू सभी संधियां या समझौते समाप्त हो गए। और इस तरह से जो है इंग्लैंड के साथ जो भी कोई भी समझौता था वो सभी समाप्त हुआ, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश ताज की उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि भी हटा दी गई। अब ब्रिटिश ताज की उपाधियों से अर्थात ब्रिटिश सम्राट जो है, भारत के सम्राट की उपाधि जो है वो हट गई। भारत पर जो है अब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश नहीं रहा और भारत का सम्राट अब वो नहीं कहा जाएगा, इंग्लैंड का ही सम्राट वो कहा जाएगा। भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय समाप्त कर दिया गया और राज्य के सचिव द्वारा सिविल सेवा या सिविल पदों पर नियुक्तियों से संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का संचालन भी बंद कर दिया गया। तो सिविल सेवकों की नियुक्तियों से संबंधित जो भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान थे उनका संचालन भी बंद कर दिया गया और जो राज्य सचिव का पद था या उसका राज्य सचिव का जो कार्यालय था वो समाप्त कर दिया गया। और आगे अगर हम देखते हैं तो सिविल सेवकों को लेकर के जो प्रावधान थे वो धारा 10 के तहत नए डोमिनियन की सरकारों के तहत 15 अगस्त 1947 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा को पूर्ण लाभ के साथ जारी रखने का प्रावधान था। और धारा 11, 12 और 13 में भारतीय सशस्त्र बलों के भविष्य से संबंधित थी।
और 7 जून 1947 को विभाजन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विभाजन समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक पक्ष के 2 प्रतिनिधि और अध्यक्ष वायसराय रखे गए। जैसे ही विभाजन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, उसके स्थान पर समान संरचना वाली विभाजन परिषद का गठन होना था। तो ये जो थे प्रावधान, वो थे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान, और इस तरह से भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। और ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हम समाप्त कर चुके हैं। जो संवैधानिक विकास का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। आगे इसी क्रम में फिर हम पढ़ेंगे जो संविधान सभा बनी वो किस तरह से बनी, और उसमें जितनी भी समितियां बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उन सबको जानेंगे, और किस तरह से संविधान सभा ने एक संसद के रूप में काम किया और किस तरह संविधान का निर्माण किया गया। तो उन सबको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।